हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आइए चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है और आप लोग भी आपको लोगों का भी स्वागत है। और आज की इतिहास की क्लास होगी। इतिहास की क्लास में हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में चर्चा होगी। ठीक है, मौर्योत्तर काल में कौन कौन से शासक, कौन कौन से वंश हुए और मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल आया था, कैसे आया था, इसके बारे में भी चर्चा होगी। और कौन कौन से वंश ने इस पे आके मगध पे शासन किया है मौर्योत्तर काल के, इसके बारे में भी चर्चा होगी। और जो लोग भी इस चैनल में नए हो, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि कोई इससे भी काफी क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कौन सा पॉइंट कहाँ पूछा गया है वो एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट करते जाइएगा और उस पर हाईलाइट कीजिएगा। मैं बता दूंगा ये पॉइंट पूछा भी गया है, किस ईयर में कब पूछा गया, किस एग्जाम में पूछा गया, ये भी मैं बता दूंगा। तो एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। ठीक, आइए चलते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक देशी उत्तराधिकारी और विदेशी उत्तराधिकारी। देशी उत्तराधिकारी में आपका शुंग वंश, कण्व वंश, शातवाहन वंश और वाकाटक वंश। ठीक, ये वंश आते हैं। देशी उत्तराधिकारी मौर्योत्तर काल को दो भागों में डिवाइड किया है, एक देशी उत्तराधिकारी, सेकंड है आपका विदेशी उत्तराधिकारी। देशी उत्तराधिकारी में कौन से वंश आते हैं? पहला शुंग वंश, सेकंड कण्व वंश, थर्ड शातवाहन वंश, फोर्थ वाकाटक वंश। ठीक, और विदेशी उत्तराधिकारी में पहला आता है आपका हिंद यवन, इसके बाद शक आए थे, शक के बाद पहलो, शक के बाद पहलो, पहलो के बाद कुषाण वंश, पहलो के बाद कुषाण वंश। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसी में चर्चा कर लेता हूँ कि अब क्या इस वंश के कौन कौन वंश जो हैं, इसके कौन कौन संस्थापक रहे हैं, स्थापना किसने इस वंश की है। तो आइए इसी में पहले बात करते हैं। देशी उत्तराधिकारियों में मौर्योत्तर काल में दो उत्तराधिकारी हुए थे, एक देशी उत्तराधिकारी, एक विदेशी उत्तराधिकारी। देशी उत्तराधिकारी में शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक, इसके बाद कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। इसके बाद सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुख था। ठीक, इसके बाद वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। इसके बाद आइए बात करते हैं विदेशी उत्तराधिकारियों में हिंद यवन संस्थापक डेमेट्रियस। हिंद यवन शासक में संस्थापक डेमेट्रियस। हिंद यवन के बाद शक के दो भागों में डिवाइड हुए शक, एक उत्तरी क्षत्रप, एक दक्षिणी क्षत्रप। ठीक, उत्तरी क्षत्रप की राजधानी तक्षशिला थी। इसका दूसरा केंद्र मथुरा था। ठीक, अब उत्तरी क्षत्रप राजधानी तक्षशिला थी, जिसके संस्थापक मोग थे। और मथुरा केंद्र का संस्थापक राजुल था। अब बात करते हैं दूसरा केंद्र, दक्षिणी केंद्र जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। संस्थापक चष्टन। और दक्षिणी केंद्र की दूसरा केंद्र दक्षिणी केंद्र जिसका दूसरा केंद्र था नासिक। संस्थापक भूमक। इसके बाद आपके पहलो आए। पहलो वंश का संस्थापक मित्रोडोटस प्रथम हुआ। इसके बाद कुषाण वंश आया। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। तो ये हो गया आपके मौर्योत्तर काल। अब बात कर लेते हैं, आइए शुंग वंश के बारे में चर्चा करते हैं। एक एक वंश अब इसमें पढ़ेंगे। ये जो आपके वंश बताएं, ये सारे वंश को मैं ब्रीफ करूंगा। ठीक है, 1 बाय 1 करके। अब फर्स्ट इसमें है शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। तो अब इसमें शुंग वंश के बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी। शुंग वंश की उत्पत्ति ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आपको ये माइंड पे स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खाली आप मेरे वॉइस को आप सुनिए। ठीक है, वीडियो देखिए। ठीक है, लगभग हिस्ट्री आप बहुत जिनका सब्जेक्ट नहीं भी रहा है वो भी उनको भी तैयार हो जाएगी हिस्ट्री। ठीक है, कोई बर्डन नहीं लेना है। ठीक है, तो आइए बच्चे चलते हैं। और जब लाइव क्लास चलेगी तो बाकायदा मैं आपको एक इंटरटेनमेंट के साथ ही आपको हिस्ट्री की क्लास पढ़ाऊंगा, जिससे आपको को कभी ये लगे ही नहीं कि मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं रहा इसलिए मुझे बोरिंग लग रहा है, मुझे बर्डन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। ऐसा कभी फील होगा ही नहीं। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको इतिहास की ये सिलेबस आपको कवर कराऊंगा। और यूपी पीछे ऑल एग्जाम में कुछ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस टॉपिक से। तो आइए शुंग वंश की उत्पत्ति इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल ने पुष्यमित्र को
पुष्यमित्र को मौर्य वंश के राजपुरोहित का पुत्र बताया है। काशी प्रसाद शुंग वंश की उत्पत्ति कैसे हुई? ठीक, काशी प्रसाद जायसवाल ने पुष्यमित्र शुंग को मौर्य वंश के राजपुरोहित, जो मौर्य वंश में राजपुरोहित थे, उसका पुत्र बताया है। ठीक, अशोक की धार्मिक नीति से क्षुब्ध होकर मतलब अशोक की जो धार्मिक नीति थी, धार्मिक नीति कैसी? बौद्ध धर्म की धार्मिक जो नीतियां थी उससे परेशान होकर क्षुब्ध होकर परेशान होकर राजपुरोहित व उनके वंशज, राजपुरोहित जो मौर्य वंश में जो राजपुरोहित थे और उनके जो वंशज थे वो धार्मिक क्रियाकलापों से अलग हो गए थे। उनकी अशोक की धार्मिक नीति से क्षुब्ध होकर परेशान होकर, ठीक है, उनके राजपुरोहित और उनके वंशज धार्मिक क्रियाकलापों से अलग हो गए और सेना में नौकरी कर ली। इसी क्रम में पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश में सेनापति बना था। इसी क्रम में पुष्यमित्र मौर्य वंश का सेनापति था। अतः शुंग वंश ब्राह्मण थे। अतः शुंग वंश भाई राजपुरोहित थे। पुरोहित का काम, पूजा पाठ का काम, क्रियाकलाप पुरोहितों का काम करते थे, ज्योतिषियों का काम करते थे, तो ऑब्वियसली ये ब्राह्मण होंगे। तो अतः शुंग ब्राह्मण थे। ठीक, इसके बाद इसकी पुष्टि कैसे हुई? ब्राह्मण थे। और भी इसमें पुष्टि पाणिनि ने उन्हें भारद्वाज गोत्री कहा है, यह बताया है। पाणिनि ने शुंग को भारद्वाज गोत्री वंशज का बताया है। इसके बाद कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम में, कालिदास की कविता है, ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम, कालिदास की कविता मालविकाग्नि मित्रम में पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र को बैम्बिक वंशी व कश्यप गोत्र का बताया, जो कि एक ब्राह्मण का गोत्र होता है, पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र को बैम्बिक वंश व कश्यप गोत्र का बताया, जो कि एक ब्राह्मण का गोत्र होता है। इससे पुष्टि होती है कि शुंग एक ब्राह्मण वंश से थे। अब आइए बात है शुंग वंश का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक रहा है। शुंग वंश का मगध पर शासन 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक रहा है। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र, उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मगध में शुंग वंश की स्थापना की। शुंग शासकों ने विदिशा को अपनी पहली राजधानी बनाया। शुंग वंश के शासकों ने या पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी प्रथम राजधानी बनाया तथा साम्राज्य के नियंत्रण के लिए दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया तथा साम्राज्य के नियंत्रण के लिए दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही भागवत धर्म का उदय और विकास हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। शुंग वंश के शासनकाल में ही भागवत धर्म का उदय और विकास हुआ और वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग के विषय में, पुष्यमित्र शुंग के ये एग्जाम पॉइंट है। अभी ये आपका ये जो पॉइंट है ये आपका अभी यूपी पीसीएस 2018 में पूछा भी गया था। ठीक, पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी इसके अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन आया था कि पुष्यमित्र शुंग की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। यह अयोध्या अभिलेख किस वंश के शासक से संबंधित है? अयोध्या का अभिलेख पुष्यमित्र शुंग के शासन से संबंधित है। तो पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है, जो इसके राजपाल धनदेव से संबंधित है। इस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इस अभिलेख से, अयोध्या अभिलेख से यह पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक, ये 2 अश्वमेध यज्ञ कराने का श्रेय मुख्यतः पतंजलि को जाता है। ये जो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में जो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये अश्वमेध यज्ञ कराने का पूरा श्रेय पतंजलि को जाता है। ठीक, दूसरा एग्जाम पॉइंट है, हाईलाइट कीजिए। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी, पतंजलि की पुस्तक है ना, ठीक,
पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी है ना, तो पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक पर महाभाष्य की रचना की थी। महाभाष्य की रचना किसने की थी? पतंजलि ने की थी। और पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी की पर महाभाष्य की रचना की है। महाभाष्य पर टीका लिखा, महाभाष्य नाम से टीका लिखा था, महाभाष्य की रचना की थी। ठीक, ये हो गया। इसके बाद सेकेंड एग्जाम पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट, पुष्यमित्र शुंग के समय, पुष्यमित्र शुंग के समय प्रथम स्मृति ग्रंथ, पुष्यमित्र शुंग के समय प्रथम स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति ग्रंथ की रचना हुई थी। मनु स्मृति ग्रंथ जो है आपकी स्मृति है, ठीक, मनु स्मृति ग्रंथ की रचना हुई थी। इसके बाद मौर्य सम्राट अशोक द्वारा, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा, मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप हास को प्राप्त हुए, हास को विनाश को प्राप्त हुए हिंदू धर्म का पुनरुत्थान पुष्यमित्र शुंग ने किया था। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान पुष्यमित्र शुंग ने पुनर्जीवित किया था। ठीक, बौद्ध रचना, बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध रचनाएं, बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध रचनाएं पुष्यमित्र को बौद्धों का हत्यारा और बौद्ध मठ और विहारों का नष्ट करने वाला, नाश करने वाला बताती हैं। बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध रचनाएं पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का हत्यारा या बौद्ध मठ या विहार का नाश करने वाला, नष्ट करने वाला बताती हैं। इसी क्रम में पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों का विनाश कर दिया था। इसी क्रम में पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों का निर्माण नष्ट कर दिया था, 84,000 स्तूपों को विनाश कर दिया था। ठीक, इसके बाद एग्जाम पॉइंट है, यह भी एग्जाम पॉइंट है, हाईलाइट कीजिएगा। पुष्यमित्र शुंग ने सांची में 2 स्तूप का निर्माण करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने सांची में, जो कि आपका एमपी में है, सांची में, ठीक है, सांची में 2 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तथा अशोककालीन सांची के स्तूप में, जो अशोक ने सांची में 2 स्तूप निर्माण करवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने सांची में 2 स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके बाद जो अशोक ने भी सांची में स्तूप निर्माण करवाया था वो काष्ठ वेदिका थी, वो लकड़ियों की बनी हुई थी, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने उसको पुनर्निर्माण कराकर उसको पाषाण वेदिका में निर्मित करवाया था। अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप में काष्ठ वेदिका से निर्मित स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाकर पुष्यमित्र शुंग ने उसमें पाषाण वेदिका लगवाई थी, पाषाण वेदिका से निर्माण करवाया था, पाषाण वेदिका से निर्माण करवाया था। इसके बाद एग्जाम पॉइंट, अशोक के अतिरिक्त, ठीक, पुष्यमित्र शुंग ने पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का भी निर्माण करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था भरहुत स्तूप, जो कि सतना, एमपी के सतना में स्थित है। ठीक, जिसकी खोज 1873 में 1873 ईस्वी में कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में भरहुत स्तूप की खोज की थी, जो कि एमपी के सतना में स्थित है। इसके बाद शुंग काल में विदिशा को राजनैतिक और सांस्कृतिक केंद्र माना गया है। शुंग काल में विदिशा को राजनैतिक और सांस्कृतिक महत्व का सर्वाधिक हो गया था, या सर्वाधिक महत्व प्राप्त हुआ था विदिशा को। ठीक, या उसका राजनैतिक और सांस्कृतिक का केंद्र विदिशा थी शुंग काल में। ठीक, इसके जैसे मगध था, नंद वंश और मौर्य वंश में मगध था उसका केंद्र। इसके बाद शुंग वंश के नवे शासक भागवत के शासन के 14वें वर्ष भागवत के शासन के 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन शासक एंटियोलकिड्स ने अपना राजदूत हेलियोडोरस को विदिशा में वासुदेव के सम्मान में भेजा था, और इसने गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। विदिशा के वासुदेव के सम्मान में भेजा था और एक गरुड़ स्तंभ भी स्थापित किया था। शुंग काल में एग्जाम पॉइंट, शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। इसके उत्थान में पतंजलि का विशेष योगदान रहा है। शुंग काल में संस्कृत भाषा का उत्थान हुआ, और संस्कृत भाषा के उत्थान में पतंजलि का विशेष योगदान रहा है। और एक पॉइंट, एग्जाम पॉइंट, शुंग वंश मगध पर शासन करने वाला प्रथम ब्राह्मण वंश था। ये एग्जाम पॉइंट है, शुंग वंश मगध पर शासन करने वाला पहला ब्राह्मण वंश था। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग के शासन के समय
पुत्र पुष्यमित्र शुंग के शासन के समय यवन शासक डेमेट्रियस ने, यवन शासक जैसा मैंने बताया था विदेशी राज उत्तराधिकारी में हिंद यवन आए थे, हिंद यवन का संस्थापक डेमेट्रियस था। तो इस डेमेट्रियस ने पुष्यमित्र शुंग के समय पुष्यमित्र शुंग के समय डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किया था। डेमेट्रियस मौर्योत्तर कालीन में प्रथम विदेशी आक्रमणकारी था। डेमेट्रियस मौर्योत्तर कालीन में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम आक्रमणकारी डेमेट्रियस था। मौर्योत्तर कालीन उसके समय में भारत पर आक्रमण करने वाला डेमेट्रियस प्रथम आक्रमणकारी था। ठीक, इसके बाद इसके बाद शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसके उसके सचिव ने उसकी हत्या करके, उसके सचिव वासुदेव ने हत्या करके मगध पर कन्नवंश रखा था, कन्नवंश की स्थापना की थी। ठीक, तो 75 ईसा पूर्व में शुंग वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। ठीक, वासुदेव कह रहे हैं, वो था क्या कहते हैं, देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी 75 ईसा पूर्व में उसके सचिव वासुदेव ने उसकी हत्या करके मगध पे कन्नवंश की स्थापना की। अब कन्नवंश 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक कन्नवंश का मगध पर शासन रहा है। 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक कन्नवंश का शासन रहा है। ठीक, कन्नवंश का संस्थापक वासुदेव था और कन्नवंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। इसकी हत्या क्या कहते हैं, शिमुक ने करके मगध पे सातवाहन वंश की स्थापना की। अब नेक्स्ट क्लास आपकी सातवाहन की होगी और कोई भी मिस नहीं करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था। अब सातवाहन वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हो गया आपका। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास सातवाहन वंश पे होगी। धन्यवाद दोस्तों।